बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर के लगभग 121 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाएगी। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यानी सेशन में आप अंत तक अवश्य बने रहें। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में नवीनता और एक प्रकार से तारतम्यता, इसके अलावा जो है उसमें सुचारुता ला सकें और आगे बढ़ सकें और अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें और उनकी मार्कशीट अच्छी दिखे लोगों को जब दिखाएं। तो इसके लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सभी वीडियो को। मॉडल पेपर होगा, ये सॉल्व करवाऊंगा मैं अभी आपको, और इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। और लिखित वाले बच्चे हमारे परेशान हो रहे कि सर जी लिखित का मॉडल पेपर क्यों नहीं दे रहे हो, तो लिखित की परीक्षा अभी तुरंत प्रारंभ हो नहीं रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव की परीक्षाएं समय चल रही जोड़ों तोड़ों से, तो हमने सोचा कि ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिया जाए। इससे पहले एक मध्यकालीन इतिहास का और ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। सिलेबस भी मैंने डाल दिया इसका, इसको भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के लिखित और ऑब्जेक्टिव के अधिकतर मॉडल पेपर हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के तो लगभग सबके मॉडल पेपर हो चुके हैं, बस लिखित के बचे हुए हैं। लिखित के जल्द ही आपको लगभग 4-5 दिनों के अंतर्गत आपके लिखित के मॉडल पेपर आपके समक्ष होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री, आप लोगों ने कल इसका सिलेबस देखा होगा, इसीलिए मैंने आपको मॉडल पेपर बताने से पहले सोचा कि आपको सिलेबस बता दें ताकि आपको एक प्रकार से थोड़ा सा आइडिया लगे कि प्रश्न आपके कहाँ से आने वाले हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आपका जो पेपर है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में आप 1206 एडी से लेकर के 1757 एडी यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक के समय काल के बारे में पढ़ते हैं और बड़े विस्तार से यहाँ पर हम जानेंगे किसके बारे में। आप देखेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में प्रारंभ हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे 1757 ईस्वी तक आते आते जो मुगल साम्राज्य होता है उसका पतन धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। तो खास करके आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों के बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंसेंट हिस्ट्री का अवेलेबल मॉडल पेपर पहले से है, आप उसको देख सकते हो। जिसका एंसेंट हिस्ट्री है वो देख लीजिएगा। मेडिवल हिस्ट्री का मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसका सिलेबस कल मैंने दे दिया। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती, तो 1206 ईस्वी में। एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। एक मॉडल पेपर मध्यकालीन इतिहास का इससे पहले अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव का, उसको आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो जाएगा, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलें, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर देखें सभी लोग फटाफट से और लाइक करें। सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। ओके, चलें, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न है भैया, पहला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। क्या वो आर.पी. त्रिपाठी जी थे, या के.ए. निज़ामी थे, या फिर ए.बी.एम. हबीबुल्लाह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सब इतिहासकार हैं, ये सब क्या हैं, इतिहासकार हैं। तो इनमें से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश जो थे उनको भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। तो किसने माना, किस इतिहासकार ने, तो के.ए. निज़ामी जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली, और यह सम्मान इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ, यानी कि जो बगदाद के खलीफा का सुल्तान, मतलब बगदाद के खलीफा के द्वारा जो इसको मान्यता दी गई थी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान की, तो ये मान्यता इसको कब मिली थी। या 20 फरवरी 19 जो है 123 या 1200, यहाँ पर 30 लिखा होगा शायद, या ऐसा कुछ कर लीजिए, 1232 कर लीजिए। ओके, और अगला प्रश्न आपसे है कि 19 फरवरी 1230
आपको 19 फरवरी 1229 और 20 फरवरी, और यहाँ पर डेट कोई आप डाल लीजिएगा, हालांकि ये है नहीं। वैसे आप जानिए कि 19 फरवरी 1229 ईस्वी जो है ये करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? बताएं। इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान, यानी जब वो शासन कर रहा था उस शासनकाल में, उस शासन के समय में जब वो इल्तुतमिश शासन कर रहा था तो किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का हमेशा डर बना रहता था? तो भाई एक ही तो था जो है मंगोल आक्रमणकारी, जिसके कारण से बहुत सारे भारत के राजा हो या फिर विदेशों के कोई भी राजा हो अधिकतर डरा करते थे। उसका नाम है चंगेज़ खान। क्या नाम है? चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान का जो है खतरे का हमेशा सामना करना पड़ता था, मतलब इसके आक्रमण का इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी का। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के यानी कि टंका और जीतल, टंका और जीतल या टका और जीतल का प्रयोग किसने किया था? तो वो व्यक्ति कौन है? वो भी इल्तुतमिश ही है आपका। इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो है टंका और जीतल नामक 2 सिक्कों का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। ओके, ये शुद्ध अरबी सिक्के थे। अरबी भाषा में, मतलब कि अरबी स्थापत्य कला या अरबी जो है एक प्रकार से उस अरबी के डिज़ाइन से एक प्रकार से रंगा हुआ था। तो उस प्रकार से आप देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है इसने किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। इल्तुतमिश ने टका और जीतल जो सिक्का है इसको जारी करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। एक ये कथन है, और इस कथन को किसने कहा, यानी किस इतिहासकार ने कहा था? कथन क्या है? कथन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई और इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। ये कथन किस इतिहासकार है? क्या ऐसा डॉक्टर ABM हबीबुल्लाह ने कहा था, या डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने कहा था, या फिर डॉक्टर KA निज़ामी ने कहा था, या फिर जो है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था? बताने का प्रयास करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। ये कथन कहने वाले विद्वान आपके हैं डॉक्टर ABM हबीबुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो था वो इल्तुतमिश ही। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। इल्तुतमिश से संबंधित हस्म ए कल्य या कल्प सुल्तानी, बहुत ही बढ़िया शब्द हैं। इल्तुतमिश से संबंधित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया शब्द हैं। हस्म ए कल्य या फिर कल्प ए सुल्तानी किसे कहा जाता था? बताएं। हस्म ए कल्य या हस्म ए कल्प या फिर कल्प ए सुल्तानी किसे कहा जाता था? बताने का प्रयास करेंगे। तो सुल्तान के द्वारा जो स्थापित सेना होती थी उसी सेना को ये कहा जाता था हस्म ए कल्य या फिर कल्प ए सुल्तानी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को? तो भाई जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत हुई थी खास करके दिल्ली सल्तनत के, तो वो शासक था आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के द्वारा गठित चालीसा यानी कि दल चालीसा जो था, यानी कि तुर्कान चहलगानी संबंधित था 40 सैन्य अधिकारियों के एक समूह से, या सुल्तान के दरबार के 40 विद्वान समूहों से, या सुल्तान के द्वारा गठित 10 प्रमुख तुर्की दासों एवं उद्कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भैया। तो ये था क्या इल्तुतमिश जिसने दल चालीसा का गठन किया था, उसमें 40 लोग तो रहते थे, 40 अधिकारियों का समूह लेकिन नहीं था, न 40 विद्वानों का समूह था। ये बात ध्यान रखिएगा।
40 सैन्य अधिकारियों का भी समूह नहीं था, ना 40 विद्वानों का समूह था। 40 लोग जरूर इसमें थे। तो इसमें क्या था कि सुल्तान के द्वारा जो गठित, इसमें तुर्की दास होते थे तो 10 की संख्या में होते थे। बाकी उद्कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह, मतलब कि उनको रखा जाता था। तो इस प्रकार से इन सभी के समूह को दल चालीसा तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था और इल्तुतमिश के द्वारा ये गठित था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। गा में जो ऑप्शन दिया है यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगली स्लाइड आपके समक्ष आ चुकी है। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अच्छा, इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर दी थी? ये प्रश्न बड़ा ही फेमस है और एग्जाम्स में आ भी सकता है कि इल्तुतमिश का जो कौन सा प्रतिद्वंदी था, उसने सिंधु नदी में डूब करके अपनी आत्महत्या कर दी थी। वो नसीरुद्दीन कुबाचा जो था उसने ऐसा किया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ा जाए। चले, अगला प्रश्न हम लोग देखिएगा। प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? बलबन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो बताएं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली वंश का, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश का सबसे महान शासक या खिलजी वंश का सर्वश्रेष्ठ या मुख्य या प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होगा कि एक मूवी आप लोगों के समक्ष आई हुई होगी, राजा रत्न सेन और पद्मावती की जो है एक प्रकार से गाथा को लेकर के थी। उसमें अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से खलनायक की भांति आपके समक्ष आता होगा और ख़ास करके था भी वैसा ही ये। और रणबीर सिंह ने उसमें एक प्रकार से उसका रोल भी किया है और रणबीर कपूर उसमें जो है शाहिद कपूर ने रत्न सेन का रोल किया है। तो आप देखिएगा मूवी, तो उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे दिल्ली सल्तनत का उसी समय का जो पद्मावत मूवी है, बड़ी फेमस मूवी है। तो उसमें देखेंगे तो कुछ इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, बाद में देख लीजिएगा, अभी आप पेपर देने जाइएगा। ओके, तो राजस्व सिद्धांत सबसे पहले विस्तार से व्याख्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है कि निम्न मामलूक सुल्तानों में किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई, यानी कि नियाबते खुदाई माना किसको? राजा को नियाबते खुदाई, यानी कि किस मामलूक सुल्तानों में, निम्न मामलूक सुल्तानों में किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबते खुदाई माना? फिरोज शाह ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो ऐसा करने वाला विद्वान कौन है? बलबन। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। बलबन जो था इसने जो है राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना, यानी कि नियाबते खुदाई माना। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 ईस्वी में हुए युद्ध में बलबन के लिए मतलब बलबन के किस प्रिय पुत्र की हत्या कर दी गई थी? मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 ईस्वी में हुए युद्ध में बलबन के किस प्रिय पुत्र की हत्या कर दी गई थी? बुगरा खान की या जो है कै खुसरो की या कैकुवाद की या फिर मोहम्मद खान की? किसकी हत्या कर दी गई थी भैया? इसकी हत्या कर दी गई थी तो मोहम्मद खान की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर घ में दिए करेक्ट आंसर ये होंगे। अगला प्रश्न देखें आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसे जाता है? तो भैया एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है मलिक काफूर। आप सभी को पता होगा उस मूवी, जब वो मूवी आप देखेंगे पद्मावत, तो उसमें आप देखिएगा कि मलिक काफूर जो होता है इसके मतलब एक प्रकार से इसको 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था मलिक काफूर को। एक प्रकार से ये जो है ट्रांसजेंडर था मलिक काफूर, और ये जो था एक प्रकार से बड़ी जो है एक प्रकार से सातिर था, बड़ा चालबाज था। जैसे शकुनी था महाभारत में, जैसे शकुनी था वैसे ये मलिक काफूर जो था उस समय था अलाउद्दीन खिलजी के आसपास ही भटकता रहता था। आप लोगों ने देखा होगा उसको मूवी में, अगर जिन्होंने देखा होगा तो पता होगा मलिक काफूर कौन है, नहीं देखा तो देखिएगा मूवी, तो उसमें मलिक काफूर रहते हैं। तो मलिक काफूर जो है दक्षिण विजय का श्रेय जो है पूर्ण रूप से अगर बात आए तो किसको जाता है? मलिक काफूर को ही जाता है। और इसमें भी देखेंगे आप लास्ट में मलिक काफूर की भूमिका रहती है मूवी में भी, राजा रत्न सेन से जब युद्ध होता है उसमें भी। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पर दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दाल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक भी मनाया और भूमि पर सोए। ऐसा किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की मृत्यु पर उसके एक प्रकार से जो मालिक थे उन लोगों ने ऐसा किया था, यानी कि उसके जो एक प्रकार से जो लोग थे उसके चाहने वाले, तो ऐसा था, कौन था? बलबन था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता के खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी गई थी? बताने का प्रयास करेंगे। किस, यानी कि 1258 एडी यानी कि ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत आंदोलन को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है हलाकू, ऑप्शन बी है चंगेज़ खां और ऑप्शन सी है आपका तैमूर खां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो भाई 1258 ईस्वी की बात की जाए तो उस समय हलाकू मंगोल नेता की खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी गई थी, हलाकू की। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बुगरा खां था या कैकुबाद था या कैमुर्स था या कैखुसरा था? तो बलबन के बलबनी वंश का जो अंतिम शासक था मेरे भाई, वो जो था उसका नाम था कैमुर्स। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। कैमुर्स जो था ये बलबन के जो है बलबनी वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है खिलजीज या जो है खिलजीज वंश जिन्हें गैर तुर्क समझा जाता था, यानी जो खिलजी वंश थे उनको गैर तुर्क समझाता था। खिलजीज वंश जिन्हें गैर तुर्क समझाता था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ पर, मतलब इसी जो है खिलजी वंश के ही थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने कहाँ पर 13 जून 1290 ईस्वी को अपने को सुल्तान घोषित किया था? तो कहाँ पर? लाहौर में या मुल्तान में या जो है किलू खरी में या दिल्ली में? बताएं। तो जो ये थे जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने दिल्ली का सुल्तान जो है अपने आप को, या फिर खिलजी वंश की शुरुआत जो है 1290 ईस्वी में जो होती है तो कहाँ से होती है? तो 1290 से 1320 तक के आसपास आप देखेंगे। वैसे तो ये जो है किलू जो है कि लूखरी में आप देखेंगे, किलू खरी में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। इन्होंने दिल्ली का सुल्तान घोषित किया स्वयं को 13 जून 1290 को। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे जो है 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका, क्यों? ये प्रश्न है कि 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना कौन? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर सका। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली के जनसाधारण के विरोध के भय से ये दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर सका, क्योंकि जनसाधारण जो है विरोध कर रही थी इसका। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? क्या मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं? सारी चीज़ें वॉइस और जो है विजिबिलिटी सारी क्लियर है? क्लियर है भाई? चले सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, बातचीत ना करें बिल्कुल भी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। अच्छा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का संस्थापक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ओके, ये बात सब सारी बातें ध्यान रखिएगा। तुगलकाबाद की नींव भी किसने डाली थी? गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद की नींव भी डाली थी। ये सब बात इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, और ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर जिस सुल्तान ने लगवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ही था। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न है कि टोपरा और मेरठ से, चले प्रश्न है आपका कि टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर किस सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित किया था? ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ जो था, अशोक को आप लोग जानते होंगे, प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इसको। तो अशोक स्तंभ जो था
उसको टोपरा और मेरठ से ला करके किस दिल्ली के सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित किया था? ये प्रश्न पूछा गया। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, या फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फिरोज तुगलक ने 24 करों के स्थान पर मात्र 4 कर ही लगाए, सत्य का चयन कीजिए। यानी इनमें से बताएं, फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों के स्थान पर मात्र 4 कर ही लगाए थे। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना उससे पहले जो था 24 कर जो है लगाए जाते थे जनता पर, लेकिन इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना, राजा बना, बादशाह बना, तो इसने क्या किया, मात्र 4 ही कर लगा दिए। किसके स्थान पर? 24 करों के स्थान पर। वो 4 कर कौन कौन से थे वही इसमें पूछा जा रहा है। तो 4 कर थे कौन कौन से भैया, वो कौन कौन से थे? तो जकात, जजिया, खम्स और खराज। जकात, जजिया, खम्स और खराज, ये 4 जो थे यही लगवा दिया था। तो ए 1 2 3 4 आपको दिया होगा ऑप्शन गा में, यही करेक्ट आंसर होगा आपका। जकात, जजिया, खम्स और खराज, ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। आगे देखें, अगला प्रश्न है 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तैमूर यानी कि 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, उस समय तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था भारत में यानी दिल्ली पर? तो कौन सा शासक था भैया? तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह यानी कि हुमायूं, या फिर जो है शहजादा मोहम्मद, या फिरोज शाह तुगलक, या फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था यही शासन कर रहा था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। ओके, 1398 में। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कि सिराज हिंद या पूरब का सिराज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सिराज हिंद या पूरब का सिराज किसे कहा जाता था? सिराज हिंद या पूरब का सिराज किस राज्य को कहा जाता था भैया? तो जौनपुर को कहा था। किसको? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। सिराज हिंद या फिर पूरब का सिराज किस राज्य को कहा जाता था? सिराज हिंद। जौनपुर जो है आपको पता ही होगा पूर्वांचल का एरिया है। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी स्थित है। ठीक है, बनारस के थोड़ा सा आगे पड़ता है, मतलब कि पहले ही पड़ जाता है, आप देखेंगे पहले क्या आगे, मतलब बगल में पड़ता है, ऐसा बोलने ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जौनपुर जो है ये सिराज हिंद या पूरब का सिराज कहा जाता था, यानी किस राज्य को कहा गया, तो इसी को कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? यानी सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत में लगान, यानी लगान समझते हैं क्या होती है? लगान खेतों पर लगाई जाती थी और भी वस्तुओं पर लगाई थी। जैसे कर का एक प्रकार से होता है लगान, कर का एक टाइप होता है, कर का ही एक प्रकार होता है लगान। जैसे कि जिसके पास, अब खास करके मैं एक उदाहरण देता हूँ खेती पर, जैसे जिसके पास ज़्यादा ही खेत होता था पहले, उसको लगान देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में। जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है वो टैक्स देता है, वैसे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो कुछ ज़मीन का हिस्सा टैक्स में देता था, यानी कि लगान देता था। हम लोगों के जो है जो दादाजी थे उन्होंने लगान दिया। मैं जब छोटा था तो मैं जानता था, मेरे यहाँ पे लगान के लोग आए थे 2-3 बार मैंने देखा है उनको। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो प्रथा ही शायद ख़त्म हो गई या फिर खेत ही कम हो गया, कुछ ऐसी बातें थी कि मतलब कि इधर उधर हो गया, खेत शायद इकट्ठे ही था सभी का, हमारे दादा के भाइयों का, इसलिए आते थे। तो अब नहीं आते हैं, या फिर लगान जैसी व्यवस्था ये शायद ख़त्म हो चुकी है। तो पहले था ऐसी व्यवस्था थी, लगान होती थी। खेत ज़्यादा है तो खेत की जो हिस्सा, मतलब कि होता था कि हाँ जितनी कमाई करो, उसमें से ये नहीं था कितनी कमाई आप कर रहे हो, ये डिनोट नहीं करते थे ना। या फिर ये होता था चाहे आप खेत परती रखो, चाहे उसमें 2-2 फसल बो, उससे उनको नहीं मतलब है, बस उनको कुछ रुपए चाहिए होते थे कि आपके पास अगर 10 बीघे है तो 10 रुपये चाहिए, या 20 बीघे 20 रुपये चाहिए, इस प्रकार से कुछ निर्धारित किया होगा उन लोगों ने, इसी प्रकार से लेते थे। तो लगान वही है। ओके, तो सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था भैया? तो लगान निर्धारण करने की जो मिश्रित प्रणाली थी उसको मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ताई। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? अब देखिए यहाँ पर एक निर्धारित था कि हाँ अगर आप इतना जो है कमा रहे हो या फिर इतना आपके खेत में उपज हो रही है तो उसका आपको कितना भाग देना पड़ता था। तो सल्तनत काल में, यानी दिल्ली सल्तनत की जब शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो किसानों को उपज का लगभग आपको जो है 1/2 यानी कि लगभग जो है आधा भाग तो दे ही देना पड़ता था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब कि आधा भाग क्या, आप मान के चलो कि 1/3 कोई होता था कहीं कहीं पर, और 1/2 भी। तो ऑप्शन नंबर गा में जो दिया है वही करेक्ट आंसर होगा। 1/3 यानी कि कभी कभी तो होता था कि जो है 75% देना पड़ता था, कभी कभी पर 50% देना पड़ता था। आप समझो, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि
100 गेहूँ आप लोगों ने तैयार किया, 100 क्विंटल गेहूँ आपके पास हुआ, तो 1/3 कितना हुआ आपका 33%, सॉरी 75% बता दो, 33% हुआ आपका। ओके, 33% हुआ। और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 100 गुणे 1/2 तो कितना हो गया 50। तो या तो 50% देना पड़ता था या तो फिर जो है 33%। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। वो 75 थोड़ा सा हम सोचे कि 3 वह नीचे था, हमने निकाला नहीं, वैसे बोल दिया था। चलें, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई एकता प्रणाली किसके शासनकाल में अनुमानसिक हो गई, बताने का प्रयास करेंगे। इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई एकता प्रणाली, तो आपसे पूछे एकता प्रणाली किसने लागू किया था, तो इल्तुतमिश ने लागू किया था। वो किसके शासनकाल में आकर के अनुमानसिक, यानी कि अभी ये चलती ही रहेगी, तो किसके शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आकर के ये अनुवांशिक हो गई। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या फिर रजिया को, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। तो भाई ये जो है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा, इल्तुतमिश को ही। अगला प्रश्न देखें, कश्मीर के किस शासक को बुध शाह या फिर महान सुल्तान एवं कश्मीर का अकबर भी कहा गया है। किस शासक को कश्मीर के किस शासक को बुध शाह या महान सुल्तान या फिर जो है कश्मीर का अकबर भी कहा गया है, तो जैन उल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसा बन सकता है, एग्जाम पढ़ने से बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए, एक बार इससे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर एक और अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न है आपके समक्ष, सल्तनत युगीन सैन्य विभाग को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। इस समय सेना का गठन सिपह सालार, आमिर, मलिक और खान पदाधिकारियों में किया गया जाता था। निम्न में से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था। यानी कि आप देखेंगे सल्तनत युग में सैन्य विभाग को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। तो आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सल्तनत कालीन सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, तो आरिजे मुमालिक कहा जाता था। आरिजे मुमालिक जो था ये खास करके आप देखेंगे तो 4 भागों में बटा हुआ था, जो है सिपह सालार, आमिर, मलिक और खान, इस प्रकार के इसका पदाधिकारी होते थे। तो इनमें से सिपह सालार सबसे उच्च था, या आमिर था, या मलिक था, या खान था, ये पूछा गया आपसे प्रश्न। तो भैया जो सबसे उच्च श्रेणी थी वो किसकी होती थी, खान की होती थी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का हम प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। अब आप आइए जो है आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको मुगल वंश से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे। चले देखते हैं, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अच्छा बताओ कि जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बात ध्यान रखें, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1526 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कश्मीर का अकबर तो मैंने बता दिया किसे कहा है, जैनुल आबदीन को, बिल्कुल। ओके, आगे देखिए प्रश्न ही, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 ईस्वी में, और ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये पूछा गया आपसे। तो भाई जो खानवा का युद्ध था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, नुसरत शाह ने किस युद्ध में या किस युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण देना स्वीकार किया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखिए फिर से सुनिए एक बार, नुसरत शाह ने किस युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण ना देना स्वीकार किया, यानी कि शरण नहीं दिया था, किस युद्ध के अंतर्गत, तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध में नुसरत शाह ने जो है बाबर के शत्रुओं को शरण नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। घाघरा के युद्ध में बाबर के जो शत्रु थे उनको शरण नहीं दिया था, किसने, जो है नुसरत शाह ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, बाबर की तुजु के बाबरीन की एक जो है क्या है, आत्मकथा है बाबर की। तुजु के बाबरी ये किस भाषा में है, तुर्की में, अरबी में, फारसी में, मंगोल में है। तो भाई बाबर की जो तुजु के बाबरी है वो तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बाबर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था।
बाबर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बेवरीज ने या लेनपूल ने या B.A. स्मिथ ने या फिर हेग ने? बताने का प्रयास करेंगे। तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो बेवरीज महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका, अच्छा, बाबरनामा को ही तुजुकी बाबरी कहा जाता है, ओके, और इसको बेवरीज महोदय ने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। अगला प्रश्न, तो ये सब एग्जाम में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आएंगे जरूर, ये बात ध्यान रखिएगा। हल्के में मत लो मेरे प्यारे दोस्तों इस सभी प्रश्नों को। मैंने इसीलिए आपको सारे के सारे प्रश्नों को, अधिकतर महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता न पड़े। आराम से ईयरफोन लगाओ, कान में लगाओ, आसानी से देखो, ओके। अगला प्रश्न है, हुमायूं मेरे आदेश का सारांश यह है कि अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वे इसके योग्य ही हों, मतलब कि बुराई के योग्य हों लेकिन फिर भी जो है बुराई न करना, या किसका कथन था? तो भाई ये हुमायूं जो था ये बाबर का लड़का था। तो बाबर के चूंकि 4 लड़के थे, कौन कौन था? जो है हुमायूं तो ये था, अस्करी, हिंदाल, कामरान। तो जो है हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 लड़के थे किसके? बाबर के। अब बाबर ने कहा था मरते वक्त, क्या कहा था? कि हुमायूं से कहा था कि हुमायूं मेरे आदेश का सारांश यह है कि अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वे बुराई के पात्र ही क्यों ना हो, बुराई के योग्य ही हों, लेकिन आप बुराई उनके साथ मत करना, बुराई मत सोचना। हुमायूं से कहा था किसने? बाबर ने। और इसी बात का पालन करता है हुमायूं जो था अपने पिताजी का। बाकी तो कुछ थे एक प्रकार से इसका विरोध भी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? अक्का, यानी बाबर ने कहा था हुमायूं से। अगला प्रश्न है, शेरशाह की उपाधि शेर खां को किस युद्ध में मिली थी? शेरशाह की उपाधि शेर खां को किस युद्ध में मिली थी? कन्नौज के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में? तो किस युद्ध में मिली थी भैया? शेरशाह की उपाधि शेर खां को जो मिली थी वो चौसा के युद्ध में मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। ये कथन किसका था? ये कथन बाबर का था या हुमायूं का था या शेर खां का था या फिर जो है अकबर का था? तो भाई अकबर, बाबर और हुमायूं तो ये मुगल ही थे ही, यही शेरशाह जो था यही मुगल नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। इसने ही कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा, ऐसा शेरशाह जो था उसने कहा था। अब सोचो आज के जो भारतीय मुसलमान हैं उनका, यानी कि जो विदेशी आक्रांता हैं उनका समर्थन करते टीवी पर आकर के। और एक ये था शेरशाह जो था उसी समय था, ये भी मुस्लिम ही था। इसने किस प्रकार से कहा कि इन मुगलों को, ये चूँकि बाहर से आए थे, तो अगर भाग्य ने मेरी साथ दी या सहायता की तो सौभाग्य मेरा मित्र रहा अगर, तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा, ऐसा शेरशाह ने कहा था। और हुमायूं को कई बार खदेड़ा भी था इसने। अगला प्रश्न है, लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा घिनौना काम था, एक जो है एक घिनौना काम इसका बहुत ज़्यादा बेकार था, उसको किसी दिन मैं बता दूंगा। एक जो है राजा थे, उनको एक प्रकार से कहा कि किले से आप बाहर निकल आओ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, दुनिया भर की कसम खाता हूँ। उसके बाद में कुरान की कसम जो कि जो है मुस्लिमों की बड़ी धार्मिक पवित्र पुस्तक मानी जाती है, उसकी कसम खाई। और कसम खाने के बाद में क्या हो, जैसे वो किले से राजा बाहर निकले तुरंत जो है उनकी हत्या करवा डाली। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से ये इसका बड़ा घिनौना काम था। बाकी बड़े सराहनीय काम इसने किए हैं। और कुछ है गलत चीज़ या बहुत, मतलब कि कुछ गलत चीज़ें हर एक राजा से हो जाती है, लेकिन फिर भी ये इसका बड़ा घिनौना काम था शेरशाह का। प्रश्न है कि जब 1540 ईस्वी में शेरशाह का राज्याभिषेक हुआ तब वह कितने वर्ष का था? बताएं। जब 1540 ईस्वी में शेरशाह यानी शेरशाह जो शेर खां था, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था तब वह कितने वर्ष का था? तब वो 68 वर्ष का, यानी कि 68 साल का था। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शेरशाह की किस विजय को उसके चरित्र पर धब्बा माना जाता है? अच्छा, यही विजय, वही धब्बा जो मैंने अभी भी बताया आपको, प्रश्न ही जो है आपके समक्ष आ चुका है। देखिए, शेरशाह की किस विजय को उसके चरित्र का धब्बा माना जाता है? तो जो रायसेन पर विजय करी थी इसने, रायसेन राजा पर, उसी यही जो है रायसेन पर जो विजय प्राप्त करी थी, इसी को इसका जो है चरित्र का धब्बा माना जाता है। बहुत बेकार धब्बा माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम से में जरूर आएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न, शेरशाह की अंतिम विजय कौन सी थी? शेरशाह की अंतिम विजय कलिंजर विजय थी। कौन सी विजय थी? कलिंजर। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आर.पी. त्रिपाठी ने शेरशाह के शासनकाल के विषय में अपनी पुस्तक में क्या लिखा है?
आरपी त्रिपाठी जी ने इतिहासकार हैं, इन्होंने शेरशाह के शासनकाल के विषय में अपनी पुस्तक में क्या लिखा है भैया? इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसका शासन एक व्यक्ति का व निरंकुश शासन था, ऐसा लिखा। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? किसका? शेरशाह का शासन एक व्यक्ति का शासन था और निरंकुश शासन था। अगला प्रश्न देखेंगे, शेरशाह के शासनकाल में प्रांत, मतलब शेरशाह के शासनकाल में प्रांत कई कई जिलों में बटा था, जिसे कहा जाता था। तो भाई शेरशाह के शासनकाल में प्रांत जो था वो कई कई जिलों में बटा हुआ था, उसी को सरकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आ चुका है, एग्जाम पॉइंट पर से बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? बताएं। स्मिथ यानी इतिहासकार है जो है स्मिथ महोदय, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? तो द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। किसने? स्मिथ ने, जो कि अकबर के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनेंगे कि अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा जाता है? तो द्वितीय गुजरात अभियान को। और अकबर के अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण किसने कहा? स्मिथ ने कहा। तो ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, या द्वितीय गुजरात अभियान किसके द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया। ओके, तो ये सब प्रश्न आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर और राणा सांगा। अकबर और राणा सांगा के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? अकबर और राणा के बीच में, राणा प्रताप सिंह के बीच में, राणा प्रताप आपको पता ही होगा, जिनका भाला रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, जो तनिक हवा से बागुली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस प्रकार से, ठीक है, ये राणा के घोड़े के बारे में, चेतक के बारे में था कि जो है, जो तनिक हवा से बागुली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा प्रताप का घोड़ा भी राणा प्रताप के मन से ऐसा लगता था चलता था, मन की भांति चलता था, हवा के बेग से उड़ता था, लंबी लंबी छलांगे मारता था। और आप सोचो कि घोड़े पर बैठ करके ये इतने जो है वजन का कवच पहनते थे, भाला इनका 90 किलो के आसपास का था। बहुत ही, आप सोचो कि वो घोड़ा कितना ज़्यादा बर्दाश्त करता रहा होगा, कितनी वजनाई को सहता रहा होगा। तो घोड़ा भी प्रबल जो है हष्ट पुष्ट था। ओके, तो इसी प्रकार से आप सोचो कि उस समय कैसा था। इसीलिए तो भाई उनके ऐसे भालवा लेते थे राणा प्रताप जी, अब ऐसे नचाते हुए ऐसे घोड़े बैठे रहते थे, और फटाफट से जैसे ऊपर का उठाया भाला, जैसे कि आप देखे होंगे बाहुबली मूवी देखो तो बाहुबली कैसे जो है भाले को नचाता, वही से राणा प्रताप जी लड़ते रहे होंगे। आप कल्पना करो एक बार। तो अकबर और राणा सांगा के मध्य में, राणा प्रताप के मध्य में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था वही आपसे पूछ रहा है। तो भैया लड़ा गया था आपका 18 जून 1575 ईस्वी को। ओके, ऑप्शन नंबर इसका जो है का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के समय काल में, प्रश्न है अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रमानुसार सजाइए। अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रमानुसार सजाइए भाई। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले बात की तो अकबर मालवा का विजय, ये है बिल्कुल। इसके बाद में गुजरात विजय, इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, उसके बाद में फिर कश्मीर पर विजय प्राप्त करी, फिर उसके बाद में जो है, अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, अब इसमें विजय प्राप्त नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा, विजय इसमें प्राप्त नहीं हुई थी। राणा कभी हारे नहीं और ये कभी जीता नहीं अकबर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद में कौन सा लड़ा, उसके बाद में भैया लड़ा था सिंध विजय इसने प्राप्त करी, उसके बाद में फिर आसिरगढ़ की विजय। ओके, बाकी सब में विजय लिखा हुआ, बाकी हल्दी घाटी का युद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि ये कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, पहला यानी मालवा विजय, पहला देखिए इसमें लिखा, पहला इसमें लिखा, पहला इसमें लिखा, तो ये तो ऐसे कट गया, चलो इसको हटा दो। अब देखो दूसरा हमने क्या बताया, गुजरात विजय। दूसरा जो गुजरात विजय है, दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हाँ दूसरा इसमें भी, चलो ये भी हो गया। अब देखें, अब देखो चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है और चौथा इसमें भी है, और चौथा यानी हल्दी घाटी का जिसके बाद में लड़ा था, ये भी मैंने बताया था आपको। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखोगे कि इसके बाद में कश्मीर विजय प्राप्त करी। तो कश्मीर विजय देखिए, इसमें जो है 3 दिया है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये जो है इसमें गलत होगा, तो ये भी दो गलत होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा ऐसे ही देखें ताकि आपको बड़ी सरलता से आंसर मिल जाएंगे। अब इसमें देखो आपका 5 और 6 दोनों दिया हुआ है।
सिंध विजय 5वें नंबर पर और 6वें नंबर पर, दोनों एक ही जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए तो ये दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा, चाहे का करेक्ट लगाइए चाहे गा करेक्ट लगाइए, दोनों आपका करेक्ट होगा। ओके, इसमें से आपका दोनों करेक्ट है, यही होगा आपका जो है सही। दोनों इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी, इसमें आप 6 पहले कर लो, इसमें 5 बाद में कर लो। ओके, तो ऑप्शन गा लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अकबर ने मिर्ज़ा हकीम की बहन जो बखनुसी मतलब कि बखनुसा को कहाँ का गवर्नर बनाया था, बताएं। अकबर ने मिर्ज़ा हकीम की बहन बखुनिसा को कहाँ का गवर्नर बनाया था भैया, तो कहाँ का गवर्नर बनाया था, काबुल का गवर्नर बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो के विद्रोह मतलब कि खुसरो ने विद्रोह किया था। जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह कहाँ पर किया, कब किया था, 1606 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना यानी धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की थी। इबादत खाना माने क्या होता है, धर्म संसद। तो धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना यानी धर्म संसद की स्थापना जो करी थी वो फतेहपुर सीकरी में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। दीन इलाही धर्म भी अकबर के द्वारा ही चलाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है। तो अकबर का जो अंतिम सैन्य अभियान है वो कौन सा है भाई, आसिरगढ़ का जो अभियान है उसी को अकबर का जो है अंतिम अभियान माना जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, आसिरगढ़ का अभियान। ओके, आसिरगढ़ का अभियान, ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे। तो अकबर के नवरत्नों में से आपको पता हो अकबर बीरबल का किस्सा पता होगा सभी को। ओके, तो अकबर जो था इसका सबसे चालाक और सबसे महान जो एक प्रकार से नवरत्नों में से एक व्यक्ति थे वो बीरबल ही थे। बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े चतुर थे ये, और ख़ास करके अकबर की विजय के पीछे भी बीरबल के हाथ हुआ करते थे। बीरबल चूँकि एक जो है हिंदू राजा भी थे बीरबल, तो अकबर के नवरत्नों में से थे एक बीरबल। और किस योजना के समय में मारे गए थे बीरबल भैया, तो ये जो है यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय जो है बीरबल जो थे इनकी हत्या हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन एवं पुर्तगालियों से भेंट कहाँ पर किया था। सबसे पहले इन्होंने सूरत में समुद्र देखा था, प्रथम बार सबसे पहले समुद्र का दर्शन किया और पुर्तगालियों से भेंट भी वहीं पर करी थी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा, सूरत में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि। अच्छा, ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है, सूरत में जो अकबर के बारे में बताया था कि समुद्र का दर्शन और पुर्तगालियों से भेंट इसने कहाँ पर की थी, तो सूरत में की थी सबसे पहली बार। मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि का संपन्न कब हुई थी, तो 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए प्रश्न आपका बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न आ चुका है कि नूरजहाँ से प्रभावित होकर के जहांगीर पूरी तरह से आनंद में लिप्त हो गया और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से भुला दिया। यह कथन किसका है। ये कथन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी हैं, इतिहासकार हैं, बड़े फेमस इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि नूरजहाँ जो थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी एक प्रकार से अच्छी दिखने में थी, बड़ी खूबसूरत थी, तो उन्हीं के जो है फेस के जाल में फंस करके आप देखेंगे, या फिर नूरजहाँ से प्रभावित होकर के जहांगीर जो था पूरी तरह से आनंद में लिप्त हो गया, उसी में मदहोश हो गया और अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, जो राज कर्तव्य था, जो प्रजा के प्रति उसका उत्तरदायित्व था, उसको भूल दिया, पूरी तरीके से भुला दिया। ऐसा कहा किसने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, और यही बात भी थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राजनीति में निराश और शोकाकुल नूरजहाँ का निधन हुआ था। बताएं, राजनीति में निराश और शोकाकुल नूरजहाँ जो थी उनका निधन कब हुआ था, तो 1645 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रजा को न्याय प्रदान करना मेरा एक पवित्र कर्तव्य है। यह कथन किसका है, नूरजहाँ का, जहांगीर का या शाहजहाँ का। सभी को पता होगा भाई किसका था, प्रजा को न्याय प्रदान करना मेरा एक पवित्र कर्तव्य है। यह कथन था नूरजहाँ का। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सब, और इसीलिए आप देखेंगे जहांगीर जो था, जहांगीर ने न्याय की जंजीर भी बंधवाई थी। आपको पता होगा, नूरजहाँ से प्रभावित होकर के ही जो है जहांगीर ने ऐसा किया होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जहांगीर को जन्म देने वाली थी सलीमा बेगम के द्वारा पैदा हुए थे, या फिर मरियम उजमानी ने पैदा किया था, या फिर जो है माहम अनगा ने, या फिर जोधा बाई के द्वारा।
बताएं। तो जन्म देने वाली कौन सी इनकी माँ थी? जहांगीर को जन्म देने वाली माँ इनकी कौन सी थी? तो भाई मरियम उज़्ज़मानी, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म कब हुआ था? जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म जो है हुआ था कहाँ पर, मतलब कि किससे हुआ था? तो एक रखेल से जो है जहांगीर के चौथे पुत्र यानी शहरयार का जन्म हुआ था। जहांगीर मतलब कि ये राजा जो लोग होते थे इनके कई रखेले हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा जो है ये लोग क्या करते थे, रानी मतलब कि रानी के अलावा भी अलग अलग जो है स्थान पर जो है तमाम प्रकार के जो है गंदे या फिर तमाम प्रकार के कार्य किया करते थे, जो कि समाज के दृष्टि से वैल्यूएबल नहीं था, ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। तो इसीलिए एक रखेल से जो है शहरयार जो चौथा पुत्र था जहांगीर का, उसकी पुत्री उत्पन्न हुआ था पुत्र एक रखेल से। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था भैया? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो था ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखिएगा, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण जो था वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? अंतिम मुगल शासक कौन है भाई? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल शासक था, मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर या फिर द्वितीय। ओके, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे के समक्ष है, फारूक सियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? फारूक सियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? किसने सहूलियत पाई भैया? किसने पाई? बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में सहूलियत पाई। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल कुंवर नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नामक गणिका जो थी वो किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो जहांदार शाह के समय काल में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करिए, सभी दोस्तों लाइक करिएगा, लाइक करिए मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। आप लोगों के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लगातार आप लोगों के लिए जुटा हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। ये बातें ये मैं सोचूं कि लिखित वालों के लिए ये अच्छी बातें नहीं, लिखित वालों के लिए वैल्यू नहीं है इस वीडियो की, लिखित वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आप परेशान मत हो कि लिखित नहीं बता रहे हो सर जी। लिखित के लिए एक प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, और कंसेप्चुअल जानकारी मैं लिखित का मॉडल पेपर जल्द ही दूंगा, तो उसमें आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है कि तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो तृतीय पानीपत के युद्ध के समय में शाह आलम जो थे वो जो है मुगल बादशाह थे। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजपूतों से युद्ध करने में औरंगजेब को अत्यधिक धन एवं जन की हानि उठानी पड़ी। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है कि राजपूतों से युद्ध करने में औरंगजेब को अत्यधिक धन एवं जन की हानि उठानी पड़ी और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पर्याप्त धक्का लगा, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल लगा था यह कथन डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जी का है। इन्होंने कहा कि राजपूतों से युद्ध करने में औरंगजेब जो था उसको अत्यधिक जन की सभी की हानि होती है और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पर्याप्त धक्का भी लगता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के समय में नहीं हुआ था? तो भाई इनमें से जो है बुंदेल विद्रोह इनके समय में नहीं हुआ था, बाकी जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, सतनामी विद्रोह ये सब औरंगजेब के समय में हो गया था। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के हेतु सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शाइस्ता खां को भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां को अहमदनगर के विरुद्ध सफलता मिलने का प्रमुख कारण था, बताने का प्रयास करें सभी लोग। शाहजहां को अहमदनगर के विरुद्ध सफलता मिलने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण ये था कि अहमदनगर के वजीर के द्वारा विश्वासघात किया गया था, इसीलिए अहमदनगर के वजीर ने विश्वासघात किया था, इसीलिए शाहजहां को अहमदनगर के विरुद्ध सफलता मिली थी। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया। मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किसने किया था? अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा चालू की गई थी। किसके द्वारा भैया? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है का में दिया अकबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह कैसे थे? निरंकुश थे या फिर उदार थे या फिर जो है प्रजातांत्रिक थे या प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी थे? तो ये जो थे भाई जो है मुगल बादशाह जो थे ये प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी की श्रेणी में आते थे। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न है कि मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था?
मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था भैया? शिवाजी का, या बालाजी विश्वनाथ का, या बालाजी जो है मतलब कि बालाजी बाजीराव का, या फिर पेशवा बाजीराव का? बताने का प्रयास करें। तो मराठों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो बालाजी बाजीराव का था। ओके, एक मूवी आप देखिएगा बाजीराव मस्तानी, देख लीजिएगा, बड़ी धाकड़ मूवी है। ओके, उसमें भी कुछ जानकारी आपको मराठों से संबंधित मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया भैया? तो राजा जयसिंह ने जो है मुगल सूबेदार थे, उन्होंने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था, राजा जयसिंह ने। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ? शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी लोग, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था भैया? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। कौन थे? संभाजी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोगों के समझ आ चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए सभी दोस्तों को और शेयर करिए। सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। आपसे पूछे कि नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था? तो 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ओके, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं से आप देखेंगे मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। पतन की ओर अग्रसर क्या? शिवाजी वगैरह जो मराठों का उत्कर्ष था राज, और इसके अलावा इसके कारण से क्या हुआ, इसको जो है एक प्रकार से अस्तहीन होना पड़ा। मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू जो है पद पादशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पादशाही जो था वो बाजीराव प्रथम का आदर्श था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? पेशवा शासकों में सबसे अधिक जो साम्राज्य विस्तार किया था बालाजी बाजीराव ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी? बेसिन की संधि से पुर्तगालियों की हानि हुई, या फिर सिखों की हानि हुई थी, या मराठों की हानि, या फिर राजपूतों की हानि? बताएं। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई भैया? बेसिन की संधि से मराठों की हानि हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था भैया? निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो जीजाबाई का था। किसका था? जीजाबाई का। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की जो है हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण क्या था भैया? सबसे प्रमुख कारण था कि अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। इसीलिए जो है पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार हुई थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो था ये बाहर से आया था और ये अधिक कुशल भी था, सैन्य नेता भी था। आप देखेंगे जो है एक मूवी पानीपत मूवी देख लीजिएगा। पानीपत मूवी जो है ये भी ऐतिहासिक मूवी है, बड़ी फेमस मूवी है। तो उसमें भी आप जो है अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभाया है जो है संजय दत्त जी ने। और देखिएगा बड़ी धाकड़ मूवी है। और पानीपत मूवी में आप देखेंगे तो वो है, क्या नाम है उनका, अर्जुन कपूर। ओके, देखिएगा बड़ी अच्छी मूवी है। तो उसमें आपको दिखाया जाएगा सारी बातें, सारी सच्चाई उसमें आपको आपके समक्ष मिलेगी। और उसमें कुछ छल भी हुआ था जो है मराठों के साथ, तो वो चीज़ें भी। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों ने धोखा भी दिया था, जो मुगल बादशाह थे वो लोगों ने सेना नहीं भेजी थी। अगला प्रश्न देखिए, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करी थी? किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करी थी? तो होलकर। ओके, होलकर मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करी थी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था भैया? तो किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? बताएं। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो नायक हुआ करता सबसे नीचे का पैदल अधिकारी जो होता था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमात्य को शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था। मतलब अमात्य जो होता था वो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था वो? आय व्यय का हिसाब देखता था अमात्य, या राजकीय पत्राचार वाला मामला देता था, या बाहरी मामलों को देखता था, या फिर राजा की अनुपस्थिति में राज्य के सभी मामले देखता था? तो आय व्यय का जो हिसाब होता था वो अमात्य ही रखता था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो भाई शिवाजी के द्वारा आय का जो प्रमुख स्रोत था, ये प्रमुख स्रोत में चौथ का कर आता था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होता था।
अगला प्रश्न आपके समक्ष 1761 ईस्वी में पानीपत युद्ध किसके, अच्छा चौथ माने होता था कि चौथ का कर उन राजाओं को देना पड़ता था जिनसे मुगल शासकों से यानी कि मुगलों से रक्षा करते थे शिवाजी, जिन राजाओं की, वो लोग चौथ का कर देते थे किसको, शिवाजी को। ओके, प्रश्न आपके समक्ष 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो किनके बीच में हुआ था भैया, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध होता जो है 1761 ईस्वी में। ओके, मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, आप देख लीजिए मूवी तो 1761 का जो युद्ध है पूरा का पूरा उसमें बताया गया है, पानीपत मूवी में ही। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न देखिएगा, मराठों की निम्नलिखित किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था, बताएं। मराठों की, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि मराठों की निम्नलिखित में से किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था, तो भाई होलकर शाखा ने। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी ने पूना में मुगल सूबेदार शाइस्त खां पर आक्रमण किया था, शिवाजी ने पूना में मुगल सूबेदार शाइस्त खां पर आक्रमण किया था, तो कब किया था, 15 अप्रैल 1663 में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, वह कौन था, बताएं। प्रश्न क्या है कि जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, वह कौन था, वो बालाजी विश्वनाथ थे। कौन, बालाजी विश्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी के द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया, बताने का प्रयास करें। शिवाजी के द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया, तो तोरण का किला था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, उसका तत्कालिक उद्देश्य क्या था, उसका तत्कालिक उद्देश्य था पुरंदर की संधि, जो कि मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच में जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, इसका तत्कालिक उद्देश्य ये था कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह के बीच का बीच को बो दिया जाए, इसीलिए संधि को की गई थी। तत्कालीन उद्देश्य इसका यही था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। बड़े हिसाबी थे ये लोग, अगर जो है मुगल लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जिसने पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता के लिए बार बार संपर्क किया था, बताने का प्रयास करेंगे। शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जिसने पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता के लिए बार बार संपर्क किया था, तो प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह जो था एक प्रकार से बार बार पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से बार बार संपर्क करता था प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन ने नाना फड़नवीस की भूमिका थी, मराठा प्रशासन में नाना फड़नवीस की क्या भूमिका थी भैया, तो ये महालेखाकार थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, महालेखाकार की भूमिका थी। अगला प्रश्न आपके नाना फड़नवीस की। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के समीप हुआ था, किस किले में हुआ था, तो शिवनेर के किले में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, शिवनेर के किले में। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, मराठा साम्राज्य में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, तो रघुनाथ राव थे। कौन थे, रघुनाथ राव जो थे मराठा संघ में फूट डालने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा, खासकर हिंदू राजाओं में ही फूट डालने वाली समस्या थी, ईर्ष्या वगैरह, एक दूसरे से जलते थे, छोटे छोटे राजा आपस में युद्ध लड़ा करते थे, इसी को लेकर के बाहरी राजाओं ने अपने ऊपर जो है राज किया और जो है उसका बहुत फायदा उठाया। अगला प्रश्न है, पानीपत के द्वितीय युद्ध का आंखों देखा विवरण किस विवरण प्रस्तुत किया था, काशीराज पंडित ने या खाफी खान ने, दत्ता जी पिंगल ने, फिर हरचरण दास ने, तो काशीराज पंडित जी ने पानीपत के द्वितीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है प्रश्न, देखें सभी लोग और वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के पास। जो लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी भी सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर आपके अवेलेबल हैं, उन सभी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि सूफियों के बारे में क्या सत्य है, सूफियों के बारे में क्या सत्य है, तो इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उसके महत्व को नकारा, ये सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से हो सकती, बिल्कुल सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल देते थे, ठीक है। और सूफियों में गुरु को पीर कहा जाता था। ओके, और घा वाला करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा, यानी यही गलत है। सूफियों के बारे में ये कथन असत्य है, यानी कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं थे, नरम स्वभाव के थे। हिंदू की बात किए तो हिंदुओं के प्रकार से भगवान की भी पूजा किया करते थे लोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। घा वाला करेक्ट, विचारधारा इनकी कट्टरपंथी नहीं थी।
मतलब कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये असत्य कथन है। ओके, ये बात है, यानी कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी बिल्कुल भी नहीं थी। अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी या 8वीं सदी के सूफी संतों में किसे गिना जाता है? तो 8वीं शताब्दी के सूफी संत हैं उनमें मंसूर हल्लाज आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, किस सूफी संत ने खुद को जो है अनलहक घोषित किया? किस सूफी संत ने खुद को अनलहक घोषित किया? तो मंसूर हल्लाज ने ही घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ख में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो भाई भोग विलास जो है ये बेमेल है। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। बाकी मठ मुरीद और खान का ये सब मेल है। बाकी मतलब कि बेमेल का मतलब कि एक प्रकार से ठीक नहीं है, तो भोग विलास। अगला प्रश्न देखिएगा जो है वहादत उल दुजूद, वहादत उल दुजूद सिद्धांत किस सूफी संत के द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया था भाई? वहादत उल दुजूद सिद्धांत जो है ये जो है इब्नु अल अरबी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निज़ामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने करी थी? तो भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निज़ामुद्दीन औलिया को है, बिल्कुल है। और दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने करी थी? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीन ने जो है इन्होंने करी थी। शेख जो है बुरहानुद्दीन गरीन ने दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कब हुई? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना 1192 ईस्वी के आसपास ही हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भक्ति या आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर के उत्तर भारत प्रचारित करने का जो श्रेय है ये रामानंद जी को जाता है। किसको जाता है? रामानंद जी को। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, कादरी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? कादरी संप्रदाय के प्रणेता शेख अबुल कादिर जिलानी थे। कौन थे? शेख अबुल कादिर जिलानी जो थे वो कादरी संप्रदाय के प्रणेता थे। ओके, आगे समझते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास और लाइक कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से लाइक करवाइए, शेयर करवाइए भाई। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग फटाफट से, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों के द्वारा, प्रश्न है कि पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी? बताएं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न पूछा गया कि पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई तंबाकू, प्रश्न क्या है? पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई तंबाकू, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी भैया? तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हाल में निम्न इमारतों में से किन्हें विश्व धरोहर स्मारक सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया भैया? जो है कुतुब मीनार को भी शामिल किया गया है, और जो है हुमायूं के मकबरे को भी आप देखेंगे तो जो है विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा, का और खा दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा। अकबर के किस निर्माण कार्य को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा को मतलब कहा? पत्थर में रूमानी कथा जो है अकबर के किस निर्माण कार्य को फर्ग्यूसन ने कहा था? तो जामा मस्जिद जो है उसको कहा था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के विषय में किस इतिहासकार ने कहा कि बादशाह ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई? ये कथन किसका है? ये कथन कहा था अयुल फसल ने। किसने? अबुल फसल ने कहा था, ठीक, अयुल फसल। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया भैया? तो अकबर के मकबरे में। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग माना जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग माना जाता है? तो किसको माना जाता है भैया? शाहजहां के युग को। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम क्लासिकी युग गुप्त काल को माना जाता है। द्वितीय क्लासिकी युग किस समय को माना जाता है? सल्तनत काल को, राजपूत काल को या मुगल काल को? तो प्रथम क्लासिक युग जो माना जाता है गुप्त काल को माना जाता है, इतिहास काल का।
और द्वितीय क्लासिक जो युग है ये मुगल काल को माना था। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल शासन व्यवस्था में सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? मुगल शासन व्यवस्था में सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान जो था वाक़िया-ए-नवीस हुआ करता था। वाक़िया-ए-नवीस जो था ये मुगल शासन व्यवस्था में सूबे के गुप्तचर का विभाग का जो प्रधान होता था वही था वाक़िया-ए-नवीस। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में सूबेदार को कहा जाता था। मुगल शासन में सूबेदार को क्या कहा जाता था भैया? निज़ाम और सिपा सलार दोनों कहा जाता था। मुगल शासन काल में मुगल शासन में सूबेदार को निज़ाम भी बोला जाता था और सिपा सलार भी बोला जाता था, यानी कि उक्त दोनों। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल शासन व्यवस्था में सद्र उल सद्र होता था। सद्र उल सद्र क्या होता था? धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार जो होता था उसी को सद्र उल सद्र कहा जाता था। धार्मिक मामलों में जो बादशाह को सलाह देता था, यानी बादशाह का सलाहकार जो होता था उसी को सद्र उल सद्र के नाम से आना था। तो इस प्रकार से हमने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जो कि BA सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में बताया। तो BA फर्स्ट ईयर मध्यकालीन इतिहास सेकंड सेमेस्टर, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 AD से 1757 AD तक के समय काल के बारे में हमने समझा, उसकी विस्तार से सारी चीज़ों को बताया। तो एक बार सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए। ओके, और आपको बता दूं कि होम साइंस का मॉडल पेपर आपके समक्ष कल ही आ चुका था। आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। ये वीडियो बड़ी ही मोस्ट है। ओके, इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, जिनका होम साइंस है एक बार जरूर देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास का जो हमने सिलेबस डाला है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस। ओके, यही सारे के सारे प्रश्न आने हैं और सारी की सारी चीज़ें आपकी हो गई। इंग्लिश का सिलेबस भी मैंने दे दिया, इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी का एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर इससे पहले 2-3 दे दिए हैं, फिर भी ये मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी का मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट है और एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें, 10 व्यक्तियों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। धन्यवाद आप सभी का।